आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स में संगम या संघ बनाने का अधिकार के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसमें ध्यान से देखिए, सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होना। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फार्म समितियां, क्लब संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। यह न केवल संगम या संघ बनाने के अधिकार प्रदान करता है, वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम या संघ बनाने या उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार है भारत की एकता एवं संप्रभुता। सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है। तथापि किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। आगे का टॉपिक है हमारा अबाध संचरण की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता को। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं: आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि उनका शोषण न हो सके। उच्चतम न्यायालय ने अपने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति को संचरण पर प्रतिबंध को वैध बतलाया है। संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं। संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं। पहला आंतरिक यानी देश में निर्विरोध संचरण, और बाह्य यानी दूसरा बाह्य जो बाहरी देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। दूसरे भाग को अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यायित करता है। निवास का अधिकार।
निवास का अधिकार हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं। पहला, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि किसी भी अस्थायी रूप से रहना। एवं दूसरा है देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। इसका तात्पर्य वहाँ घर बनाना एवं अस्थायी रूप से बसना है। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान करता है। इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है, विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजाति के हित में। जनजाति क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपने रिवाज एवं नियम कानून बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे वेश्या या पेशेवर अपराधी। उपरोक्त प्रावधान में से यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने के अधिकारों का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहराता है। दूसरा, किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्यों के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक यानी हानिकारक औषधियों या विस्फोटक आदि व्यवसाय। राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है या इनके संचालक के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। दूसरा, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। पहला है, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या
उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। वही दूसरा, दोहरी क्षति नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा, स्व अभिशंसन नहीं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के घोषणा की गई है। अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया है। इस संशोधन से पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की थी, तथापि निर्देशक के सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था। अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है। राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएगा। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार से जोड़ा। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के किसी भी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले 1992 को बदला, जिसमें घोषणा की गई थी कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग भी शामिल है। अनुच्छेद 21A के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालीन प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। यह विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सके। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब
हम लोग संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में समझेंगे। पहला, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। टॉपिक है हम लोग का अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उसमें से सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंध हो। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अतः नागरिकों के एक अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन नहीं करते हैं। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर एवरीवन।